शिक्षा के क्षेत्र में एमआईटी ने जो इस देश में स्थान हासिल किया है वह अतुलनीय है। खास तौर से जब मुद्दा कानूनी शिक्षा का आता है तो ये युवाओं की पहली पसंद बन जाती है। आज हमारे साथ हैं एमआईटी लॉ स्कूल के निदेशक मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार जी। आज हम नीलेंद्र कुमार जी से पूछते हैं कि उनका संस्थान बाकी संस्थानों से किस तरीके से अलग है और कानून को लेकर छात्रों की क्या संभावनाएं हैं। जनरल साहब, आज देश में कानून के अनेक विश्वविद्यालय हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, वहीं एमआईटी ने एक अलग पहचान बनाई हुई है। आप दूसरों से किस तरीके से अलग हैं? मैं विवेक जी ये कहना चाहूँगा कि जब मैं यहाँ पर एमआईटी लॉ स्कूल में आया तो ये मेरा अपना बहुत दृढ़ विश्वास बना कि जिस प्रकार से इंजीनियरिंग की या मेडिकल की, आर्किटेक्चर की पढ़ाई है, तो कानून की पढ़ाई भी उसी प्रकार प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन के लिए है। ये एक प्रोफेशनल पढ़ाई है। तो इस दृष्टि से जो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं तो उनको कानून का प्रायोगिक ज्ञान हासिल हो सके और उसमें हम उनकी मदद कर सकें, ये रियलाइजेशन मुझे उस समय हुआ और इसके लिए मैं एकजुट लग गया कि स्टूडेंट्स जब यहाँ से निकलते हैं तो उनको सीधे कम से कम ट्रायल कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकने की काबिलियत होनी चाहिए। ये मैंने इस ढंग से देखा कि जब मैं यहाँ पर आया उस समय 10th सेमेस्टर चल रहा था, जो कि 5वां साल आखिरी था, और जब स्टूडेंट से मैंने उनका मौखिक परीक्षा ली वाइवा वोसी में, और मैंने उनसे कुछ बेसिक बुनियादी सवाल पूछे कि मसलन कॉज लिस्ट क्या होती है, या नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और फैमिली कोर्ट में क्या अंतर है, नोटरी पब्लिक क्या है, तो मुझे बहुत हैरानी हुई और अफसोस हुआ कि उनको इसका कुछ ज्ञान नहीं था। तो मैंने अपने आप से ये सवाल पूछा कि 5 साल की पढ़ाई के बाद अगर स्टूडेंट को ये भी नहीं मालूम है तो कुछ हमारी शिक्षा प्रणाली में दोष है और उसको हमने ठीक करना है। तो कम से कम अपने स्तर पर मैं अपने लॉ स्कूल में उसके लिए आवश्यक कदम उठा सकता हूँ, और ये सोच के मैंने कानून की पढ़ाई को प्रायोगिक, प्रैक्टिकल, एप्लीकेशन बेस्ड बनाने के सब कदम उठाए। और मुझे खुशी है, मैं आभारी हूँ कि इसके लिए मेरी फैकल्टी जो मेरे सहयोगी हैं उन्होंने और मेरे स्टूडेंट्स ने भी मेरे मिशन को, मेरे इरादे को समझा, मुझे उनसे पूरा सहयोग मिला, और ये उसका नतीजा है कि आज हमारे यहाँ एमआईटी लॉ स्कूल में जो एडमिशन के लिए हमको सीट्स दी हैं बार काउंसिल ने, तो हर एक सीट के लिए करीब 15-20 तक प्रत्याशी आते हैं, जिससे कि हमारे स्कूल का नाम ऊंचा हुआ है, हमारे स्टूडेंट्स ने बाहर जा कर के कामयाबी हासिल की है। तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने जो हमारे लॉ स्कूल के बारे में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की वो सही है। ये फौज का अनुशासन कितना काम आया आपके? फौज का अनुशासन भी मुझे काम आया। जैसे कि मैंने आने के बाद यहाँ पर ये कहा कि हफ्ते में एक दिन, 5 दिन पढ़ाई होती है, तो उसमें एक दिन कम से कम प्रोफेशनल ड्रेस जो कि ब्लैक एंड वाइट होती है उसमें सब लड़के लड़कियाँ आएंगे। उससे पहले तरह तरह के रंग बिरंगे अपने मर्ज़ी से आते थे, तो मैंने कहा वो आप 4 दिन आ सकते हैं, लेकिन एक दिन, और उस एक दिन में बाहर के गेस्ट स्पीकर्स को बुलाता था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, नामी वकील, जूरिस्ट। तो वो जब हमारे स्टूडेंट्स को बड़े हॉल में 700 स्टूडेंट्स को ब्लैक एंड वाइट में कायदे से बैठे देखते थे, तो एक स्कूल की छवि, इमेज अच्छी हुई। स्टूडेंट्स को जब वो खुद वहाँ पर आए, उन्हें देख करके उसका इम्पोर्टेंस पता चली। तो ये एक डिसिप्लिन की चीज़ थी। और मैंने जैसे कहा कि मैं अटेंडेंस के बारे में, मैं खुद पढ़ाता था, तो मैंने कहा मैं अटेंडेंस के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन जब मैं क्लास में आ गया उसके बाद कोई नहीं आएगा। तो इससे उनमें वक्त की पाबंदी आई। मैंने कहा अगर तुम नहीं पढ़ना चाहते हो बाहर रहो, मेरे पास आओ, मैं अटेंडेंस दे दूंगा, लेकिन क्लास में आओगे तो वक्त से आओगे, क्योंकि उससे मेरी चेन ऑफ थॉट वो डिस्टर्ब होती है। मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ और अगर स्टूडेंट्स आते रहेंगे एक एक करके क्लास में, तो वो ठीक नहीं है।
या तीसरी चीज़ मैंने कहा कि आज के वक्त में समय की बहुत कमी है। तो जब स्टूडेंट अगर वकालत करता है और जज के सामने जाता है, जज उससे कुछ सवाल पूछते हैं, तो उसे बिल्कुल सही सटीक उत्तर देना है, वो इधर उधर की बात नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कि इम्तिहान में आपको सिर्फ एक कॉपी मिलेगी लिखने के लिए, ये नहीं कि आप 4, 5, 6 कॉपी भर रहे हैं, क्योंकि जो मैं सवाल पूछूंगा उसका बिल्कुल आप सटीक उत्तर दीजिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो शुरू में कुछ स्टूडेंट्स को हैरानी हुई, क्योंकि वो 10वीं 12वीं में जहाँ से भी पढ़ के आ रहे थे, कई कॉपियाँ भरते थे। तो उन्होंने कहा साहब ये तो हमारा हक है, हम एग्ज़ामिनेशन फ़ीस देते हैं। मैंने कहा अच्छा, अगर तुम्हें 3 कॉपी चाहिए मैं 3 दूंगा, लेकिन हर कॉपी एक्स्ट्रा कॉपी के मैं 5 नंबर काट लूँगा। तो इन सब चीज़ों को स्टूडेंट्स ने समझा, मुझे उनसे सहयोग मिला, और मैंने अपनी फैकल्टी को ये एक सलाह दी कि हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए हैं, स्टूडेंट्स हमारे लिए नहीं हैं। ये स्कूल तब तक कामयाब रहेगा जब तक हमारे पास स्टूडेंट आ रहे हैं। तो जैसे गांधी जी कहते थे कि कस्टमर इज़ ऑलवेज़ राइट, तो उस दृष्टि से मैंने ये कहना चाहा कि स्टूडेंट्स आर राइट, हमारी जिम्मेदारी है, वो उनके पेरेंट्स हमको हमारे पास भेजते हैं स्टूडेंट्स को। तो ये एक रॉ मटेरियल है जिसको कि हम मेहनत से पूरे इंटरेस्ट के साथ अगर इनको पढ़ाते हैं, इनको गाइड करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि हमारा देश आगे आए। एक समय था जबकि लोग लॉ इसलिए करते थे क्योंकि उनको कहीं और एडमिशन नहीं मिलता था, एक समय काटने वाली बात होती थी। तो अब उसमें कुछ चेंज आया है? हाँ, अब जब से ये 5 साल की लॉ की पढ़ाई शुरू हुई, तो जैसे कि एक स्टूडेंट जब कि वो 11वें 12वें में आता है, वो सोच लेता है कि मुझे इंजीनियर बनना है या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है या डॉक्टर बनना है, और उसमें प्रवेश के लिए वो प्रयास करता है। तो उसी तरह से जब से इसको कहा जाता है सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स इन लीगल एजुकेशन, ये दूसरा रिफॉर्म है। तो जब से 5 वर्ष की पढ़ाई शुरू हुई, तो 10+2 12वीं के बाद स्टूडेंट्स ने अपने कैरियर के एस्पिरेशन, अपने सपनों आकांक्षाओं को फलीभूत करने के लिए अच्छे से अच्छे लॉ कॉलेज में आना चाहा, वहाँ पर अपने इंटरेस्ट से पढ़ाई की। तो अब वो जो पुरानी बात थी कि लॉ में लोग केवल हॉस्टल में जगह पाने के लिए या यूनिवर्सिटी में रहना चाहते हैं और कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा, तब लॉ में नाम लिखा लेते थे, तो अब वो शायद स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। एक व्यवसाय डॉक्टर का भी है। आमतौर पर माना जाता है कि अगर घर में कोई डॉक्टर है तो अगले आने वाली पीढ़ी की प्रैक्टिस अच्छी चलेगी। क्या लॉ के मामले में भी ऐसा है कि घर में कोई वकील हो तभी अच्छी वकालत चलती है? ये धारणा है, लेकिन ये सब मानों में सही नहीं है, क्योंकि अब मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास ऐसे आ रहे हैं जिनके कि घर में या ख़ानदान में पहले कोई वकील नहीं था। तो उनको हम लोग फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स कहते हैं कि अपने परिवार में वो पहले हैं। तो अब फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स आ रहे हैं, लॉयर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और बल्कि मैं देखता हूँ कि डॉक्टरों के जो बच्चे हैं जिनके कि माता पिता दोनों डॉक्टर हैं, और अक्सर वो आते हैं, मुझे थोड़ी हैरानी होती है, खुशी भी होती है। मैं पूछता हूँ कि भाई तुम्हारे यहाँ घर में हमेशा मेडिसिन की बात होती है, तुम मेडिसिन में नहीं जाना चाहते? तो वो बहुत विश्वास के साथ और स्पष्ट कहते हैं कि नहीं, हमको लॉ करना है, ये अच्छा लगता है। कहीं इसकी वजह ये तो नहीं इसमें कमाई ज़्यादा होती है? जी हाँ, ये भी हो सकता है कि जैसे कि नानी पालखीवाला ने जवाब दिया था जब वो आए थे, उनसे किसी ने कहा कि आप वकालत कर रहे हो, वकालत में तो इतनी भीड़ है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं, चोटी पर कोई भीड़ नहीं है, वहाँ जगह खाली है। तो ये भी है, और क्यों नहीं, अगर देश की सेवा कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी की, समाज की सेवा ध्यान रख सकते हैं, उनके हितों की रक्षा कर सकते हैं, और उसके साथ ईमानदारी से पैसे कमाना में कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है। एक अच्छा वकील बनने के लिए छात्र के अंदर क्या गुण होना चाहिए? पहली चीज़ मैं हर स्टूडेंट से पूछता हूँ, तुमको पढ़ने का शौक़ है? क्योंकि अगर कोई पढ़ने से जी चुराता है और पसंद नहीं है, तो मैं वो कभी भी कामयाब वकील नहीं बन सकता। क्योंकि कोई भी जो ब्रीफ आएंगे तो उसके बारे में कानून, लेटेस्ट रूलिंग्स क्या हैं, क्या,
तो ब्रीफ पढ़ना पड़ेगा। तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। जो आजकल देश के टॉप वकील्स हैं, किसी का भी आप नाम लें तो दिन में 12-15 घंटे वो लोग काम करते हैं, तभी वो चोटी पर हैं। उसके अलावा एक संवेदनशीलता होनी है कि कहाँ इसमें किस पार्टी को क्या नुकसान हुआ है, किस तरह से उसको राहत मिल सके, जिसलिए जो भी आपकी कानून में अदालत के सामने प्रेयर है, उनसे जो अर्जी है वो मिल सके। तीसरी चीज़ ये है कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना है, क्योंकि जो भी कुछ बात कही जाती है वो मुंह के द्वारा कही जाती है या उससे पहले ब्रीफ आप लिख करके देंगे। तो वो जो अपने विचारों को व्यक्त करने की क्षमता है वो आला दर्जे की होनी चाहिए, वकालत में ज़रूरी है। और धैर्य की ज़रूरत है, समय का सदुपयोग, कि जिस समय कोर्ट आपसे कुछ सवाल करता है तो उस समय हम हेरा फेरी की बात नहीं कर सकते, और सीधे तुरंत उसी समय जो कोर्ट का प्रश्न है, उनकी जो जिज्ञासा है, उसको शांत करना है और देना है, तभी हमको रिलीफ मिल पाएगा। वो हमारा केस के महत्व को समझ सकेंगे। क्या आपको लगता है कि अच्छा वकील जो है वो कभी भी जज नहीं बनना चाहता? ये बात ठीक है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि साहब मैं खुद अपनी बात करता हूँ और अगर मैं जज बन गया तो मुझे बहुत लोगों की बहस सुननी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो जज हैं उनके ऊपर उनके पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए बहुत पाबंदियाँ होती हैं, जबकि अच्छा वकील, अब आप देख रहे हैं चाहे कपिल सिब्बल जी हों, चिदम्बरम जी हों, अरुण जेटली हों, तो उनको अपने राजनीतिक प्रेफरेंस को एडॉप्ट करने में कोई बंधन, उन पर अंकुश नहीं है। लेकिन जज उसकी जो भी अपनी व्यक्तिगत पसंद हो उसे छुपा कर रखना है, उसे ये कोर्ट के अंदर जाहिर नहीं करना कि मेरी सिंपैथी या मेरा सपोर्ट इस पार्टी को है, उसका वो एक व्यक्तिगत चीज़ है। तो इन कारणों से, और इसमें शायद जज 65 साल या 60 साल 62 साल के बाद रिटायर हो जाएगा, और वकालत में कोई रिटायरमेंट नहीं है। शांति भूषण जी हैं, जेठमलानी जी हैं, मुरली भंडारे जी हैं, तो ये लोग सब 80-85 के बाद भी अभी तक प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन्हें सम्मान मिल रहा है। और ऐसे बहुत सारे हैं, कुछ ही नाम मैंने बताए। तो इस कारण से जो अच्छे वकील हैं वो शायद जज नहीं बनना चाहते। आजकल जिस तरीके से सरकार और न्यायपालिका के बीच में टकराव बढ़ रहा है, उसको आप कैसा ट्रेंड मानते हैं? मैं समझूंगा कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी रिपब्लिक की मैच्योरिटी का द्योतक है कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने 1950 में जब हमारे संविधान की संरचना की, तो इन सब चीज़ों का इलाज उस कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो जब राइजिंग एक्सपेक्टेशंस होती हैं अलग अलग वर्ग की, जज का कुछ सोचना है, न्यायपालिका का कुछ सोचना है, एग्जीक्यूटिव ज़्यादा वो भी एम्बिशियस हो रही है, तो इस तरह की टसल्स होंगी। और इस रस्साकशी में जो संविधान पर यदि हम विश्वास रखें तो सही कानून हमको सही दिशा दिखाने में समर्थ होगा और इससे हम निकल सकेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से अदालतों में मामले लटक रहे हैं, जजों की नियुक्ति नहीं हो रही है, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये टकराव भी है? हाँ, इसमें ये मैं आपसे सहमत हूँ कि यदि सरकार और न्यायपालिका एक मत हो तो शायद जो वैकेंसीज़ हैं उनमें तुरंत कम समय में नियुक्ति हो सकेंगी, जिससे कि जो एक बड़ी पेंडेंसी है उसका निवारण करने के लिए जज उपलब्ध होंगे। तो जी हाँ, ये एक उसकी शायद हमको कीमत चुकानी पड़ रही है। उसमें संभवतः अब चेंज, वो एक नई किरण आनी शुरू हो गई है। अब एमिटी लॉ स्कूल की हमारी छात्र संवाददाता मौली शर्मा छात्रों की ओर से निदेशक साहब से कुछ सवाल पूछेंगे।
Sir, being a student of Amity Law School, sir, I have a few queries that, sir, why is the Amity Law School as compared to NLUs and other famous law schools, they don't have a timetable that other law schools, they provide a timetable that starts in the morning 9 o'clock that ends up till 2, and the students are bound to go to courts and do research work after the college hours. So, but Amity does not provide such timetable to the students. So, what do you think about it? वो ये है कि ये मेरा ख़्याल से ये शायद धारणा ठीक नहीं है कि एमिटी में टाइम टेबल नहीं है। हमारे यहाँ टाइम टेबल होता है और वो टाइम टेबल नोटिस बोर्ड पर भी होता है और हर स्टूडेंट के पास अमेज़ोन में होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमको ये ध्यान में रखना है और कुछ ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा हटना पड़ेगा कि जैसे कि अभी आपने देखा आज के पेपर में है कि अब शॉप्स, सिनेमाज़ और रेस्टोरेंट्स 24 घंटे चलेंगे, 365 दिन चलेंगे। तो उसी तरह से हमारे देश में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो अगर क्लासरूम्स हमारे पास मान लीजिए कम हैं, तो हम चाहेंगे कि इसमें उनका पूरा सदुपयोग हो और स्टूडेंट्स जब एक क्लास चला जाता है तो फर्नीचर क्लास वहीं पर बैठा हुआ है, उसका हम दोबारा इस्तेमाल करें। और ये चीज़ आपको मैं चाहूँगा जब ये आपने यहाँ देखी, तो जब आप कल कोर्ट में जाएंगे, चाहे आप वकील हों या जज हों, तो आपके दिमाग में ये शायद प्रश्न उठेगा कि सैटरडे संडे को कोर्ट में क्यों नहीं सुनवाई हो सकती। सरकार ने इतने बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हों, बाकी कोर्ट हों, तो यदि मुकदमे पड़े हुए हैं तो सैटरडे संडे या छुट्टी, गर्मी की छुट्टियां हों, तो उनका भी इस्तेमाल हो सकता है, जिससे कि जनता जिसको परेशान है, जिसको मुश्किल है और जिसके केसेस हैं, उनका निपटारा हो सके। So one more thing, sir, Amity Hostel has a very good infrastructure. Then why does it not provide a fooding in the hostel fees itself? So students have to go and buy every meal of the day. You see, there are always two sides to a thing. Normally, हर स्कूल में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में सैकड़ों साल से उनका अपना मेस होता था, जहाँ एक ही प्रकार का खाना मिलता था और उसमें केवल चॉइस ये होती थी कि शायद इतवार के दिन वो खीर बना दें या कुछ एक अलग खाना बना दें। तो चाहे वो देश के किसी भाग का स्टूडेंट हो, वो उसको रोज़ चावल खाने की आदत है या रोटी खाने की आदत है, लेकिन उसको वही खाना पड़ता था जो वहाँ पर मिलता था। तो अब ये एक दूसरा नया तरीका आया कि उन्होंने कहा कि आप क्या खाना चाहते हैं, किस वक्त खाना चाहते हैं, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है। तो आप साउथ इंडियन खाना चाहते हैं, आप ट्रेडिशनल थाली लेना चाहते हैं, आप चाइनीज़ खाना चाहते हैं, तो जो भी है वो सब उपलब्ध है। तो एमिटी में यदि कोई रिहाइश है तो वो केवल ये है कि ये वेजिटेरियन कैंपस है, नॉन वेज नहीं मिलता, लेकिन वेजिटेरियन में जितना भी विकल्प हैं वो सब उपलब्ध हैं और आप अपनी इच्छा से लीजिए। Yes. हाँ। And so one more thing, sir, during the examinations, so students are not provided with the extra examination answer sheets. So why is that so? I just said that, made it very clear that I want to train you that when a client or a judge talks to you and puts up a question, you have to be absolutely precise and ready with the answer. You cannot give a long preamble. तो इसके लिए हम जो क्वेश्चन पेपर भी बनाते हैं उसको डिज़ाइन करते समय ये ध्यान रखते हैं कि आप सीधे स्पष्ट कर पाएंगे कि आपको उसका उत्तर आता है, जवाब आता है या नहीं आता। हेरा फेरी नहीं है कि आप पेज और पेज लिखते रहें। तो इसलिए एक आंसर शीट काफ़ी है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि उससे कहीं पर आपको पर्यावरण का ध्यान रहेगा। जैसे कहा जाता है कि एक पेज के लिए इतने पेड़ काटे जाते हैं और तब एक पेज का पेपर बन पाता है। तो मेरे ख़्याल से उसको भी ध्यान में रखना है और शायद आने वाले वर्षों में ये पूरा एग्ज़ामिनेशन के माध्यम से हो और जबकि इस कॉपी की ज़रूरत ही ना रहे। Yes, sir, so you're absolutely right, sir, but I'm concerned about the students who have a really big handwriting and they want to write more citations and case law. So what about them, sir? They want to present what they have researched and learned you about see, the you have to be trained. For example, say in US courts, American court, the judge tells you that, okay, I am giving you half an hour and
I have only that much time for you to present your case. So all your arguments, all your strengths, grounds, citations, precedents that you want to give, you have only that much time. तो ये आपको एक तरह से तैयार किया जा रहा है, न केवल भारत की जो बैटल फील्ड्स हैं बल्कि विदेश की बैटल फील्ड्स में, क्योंकि अब ग्लोबल विलेज बन रहा है तो वहाँ पे डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस में, कोर्ट्स में आप ये कर सकें. And so one more last thing, sir. So don't you think Sangathan and the sports events are given more importance than the students who are in law students? They should be given more encouraged in moot courts, mock parliaments, youth parliaments, and events like having interaction, debate competitions, sir. ये एक विचार हो सकता है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ, और उसका कारण ये है कि मेरा सोचना है कि आज के प्रोफेशनल में ऑल राउंड कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, और उसको हेल्दी होना है, हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी. तो संगठन में जो एक कॉमरेडशिप है, कोऑपरेशन है, टीम वर्क है, कंपटीशन की वो फीलिंग है कि मैं जीत करके दिखाऊं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो छात्र इसमें इंटरेस्टेड हैं, और दूसरा शायद तुमने ध्यान दिया हो कि हमारे यहाँ सीमा निर्धारित की गई है कि कोई भी स्टूडेंट अगर लड़का है तो 3 इवेंट से ज़्यादा हिस्सा नहीं ले सकता, लड़कियों के लिए 4 है. तो ये जो नंबर रखा गया है, इसका उद्देश्य ये था कि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स आकर के संगठन में हिस्सा लें. ये ना हो कि तुम ही केवल 100 मीटर में भी हो, स्विमिंग में भी हो, क्रिकेट में भी हो, बास्केटबॉल में भी हो. तो उसमें कह दिया गया कि आप सोच लीजिए कि आप किन 4 चीज़ों में लड़कियों के लिए आप हिस्सा लेना चाहती हैं. तो इससे स्वतः अधिक से अधिक स्टूडेंट्स आना चाहेंगे, और उनको जब कंपटीशन में और जब कामयाबी हासिल होती है, सब लोग ताली बजाते हैं, वो सामने आते हैं, दिखाया जाता है कि वो विजेता है, तो उससे आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है. So that's it, sir. Sir, it's been an honor to be a student of Amity Law School, and I thank you for the faculty that you have provided to us. I am happy that you think that way, and I wish you all the very best. Thank you, sir.